वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ एक कहानी यह भी के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर बस एक बार में ही याद हो चुके होंगे। तो बस शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका का क्या नाम है। तो इस पाठ की लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। तो पहला पॉइंट आपको याद हो चुका होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी पर। लेखिका की पर्सनैलिटी पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला है जो आप हेडिंग लिखेंगे, पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिताजी का क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, पहला पॉइंट है लेखिका के मन में हीन भावना जाग गई। लेखिका के मन में हीन भावना जाग गई क्योंकि उसके पिताजी उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे। अब मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, जो सुशीला थी वो लेखिका मन्नू भंडारी की बड़ी बहन थी। यह एमसीक्यू में भी आ सकता है। जो सुशीला थी वो लेखिका मन्नू भंडारी की बड़ी बहन थी। अब वो रंग रूप में बहुत सुंदर थी। मतलब उसका जो रंग था वो बहुत साफ था, वो स्वस्थ थी, मतलब अच्छी हेल्थ वाली थी, स्वस्थ थी। और क्या थी, जो लेखिका थी वो क्या थी, थोड़ी रंग रूप में सांवली थी या काली कह सकते हो आप, और पतली दुबली कमजोर थी। तो उसके पिताजी बार बार ना उसके रंग रूप की तुलना जो है उसकी बड़ी बहन सुशीला से करते हैं। तो लेखिका को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और उसके मन में कहीं ना कहीं क्या एक हीन भावना जाग गई। होता ही है, तब उसको लगता था कि मेरे पिताजी मुझे अच्छा नहीं मानते। अब एक बच्चे को अगर तुम रंग रूप को लेकर क्या है उसकी तुलना अपने दूसरे बच्चे से करोगे और ये काम माता पिता करेंगे, है ना, तो बच्चे को बहुत बुरा लगेगा और उसके मन में हीन भावना जाग जाएगी। तो पहला पॉइंट है लेखिका के मन में हीन भावना जाग गई क्योंकि उसके पिताजी उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे। क्योंकि उसके पिताजी उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। लेखिका के मन में हीन भावना जाग गई क्योंकि उसके पिताजी उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे। और मैंने बता भी दिया किस चीज की तुलना, रंग रूप की तुलना। ठीक है, उसके बाद है लेखिका शक्की बन गई। अब शक्की का मतलब क्या है, लेखिका शक्की बन गई, उसका अपने ऊपर विश्वास कम हो गया। अब जब लेखिका इतनी टैलेंटेड थी, वो बड़ी होकर लेखिका भी बनी, लेकिन उसके अंदर ना कहीं वो बात रह गई है। मतलब उसका अपने ऊपर एक जो आत्मविश्वास होता है वो कम हो गया क्योंकि वो बात उसके दिल में घर कर चुकी थी कि वो रंग रूप में क्या है इतनी अच्छी नहीं है। मतलब होता है, अगर तुम किसी छोटे बच्चे को ना बचपन से ही एक चीज के लिए क्या करोगे, बार बार टॉन्ट मारोगे, उसे वो पिंच करोगे, तो कहीं ना कहीं वो बात क्या होती है उसके दिल में रह जाती है। होता है ना ये। तो लेखिका शक्की बन गई। शक्की का मतलब है उसका अपने ऊपर विश्वास कम हो गया। तो ये उसके पिताजी के प्रभाव हैं, लेखिका के जीवन पर और भी प्रभाव हैं, लेकिन मेन ये है कि एक तो क्या है, लेखिका के मन में हीन भावना जाग गई। लेखिका के मन में हीन भावना जाग गई क्योंकि उसके पिताजी उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे। और किस चीज की तुलना, रंग रूप की तुलना। दूसरा, लेखिका शक्की बन गई, उसका अपने ऊपर विश्वास कम हो गया क्योंकि उसके दिल में वो बात घर कर गई थी कहीं ना कहीं। दूसरा है शीला अग्रवाल का प्रभाव। अब ये शीला अग्रवाल कौन थी, ये लेखिका की हिंदी विषय की क्या थी, प्राध्यापिका थी या आप टीचर कह सकती हैं। तो पहला है साहित्य की भावना जगाई। लेखिका के मन में जो है, जो ये शीला अग्रवाल है, इन्होंने साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की, मतलब लिटरेचर के प्रति। ठीक है, दूसरा आंदोलन की भावना जगाई। ठीक है, तीसरा देशभक्ति की भावना जगाई और चौथा पढ़ी हुई किताबों पर बहस की भावना जगाई। तभी तो ये बहुत बड़ी लेखिका बनती है क्योंकि जो शीला अग्रवाल थी उनके साथ रहकर लेखिका को क्या है साहित्य में इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, आंदोलन में
रुचि बढ़ गई उनकी, ठीक है, देशभक्ति की भावना जग गई और पढ़ी हुई किताबों पर बहस की भावना जगाई। तो मैंने सारे पॉइंट सिमिलर बनाए कि आपको याद हो जाएंगे। साहित्य की भावना जगाई, आंदोलन की भावना जगाई, देशभक्ति की भावना जगाई और पढ़ी हुई किताबों पर बहस की भावना जगाई। तो पढ़ी हुई किताबों पर बहस करना भी एक बहुत अच्छे कवि का गुण होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अब एक और प्रश्न आता है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर उसकी मां का क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लिखोगे लेखिका के व्यक्तित्व पर उसकी मां का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लेखिका की मां अनपढ़ थी, बहुत सीधी सादी थी, मतलब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेखिका के व्यक्तित्व पर उनकी मां का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी मां बहुत अच्छी थी, भले ही क्या है वो लेखिका की अपने बच्चों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करती थी, लेकिन लेखिका के व्यक्तित्व पर उनकी मां का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तीनों याद रखना, पिताजी का प्रभाव, दूसरा शीला अग्रवाल का प्रभाव और तीसरा माताजी का प्रभाव। तो तीनों में से कुछ इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं और एक साथ भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है। लेखिका के पिता कहते थे कि जो ये रसोई होती है ना, ये भटियार खाना होती है, क्यों कहा है। तो लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा है कि, यहां तक आप प्रश्न से लिखोगे, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा है क्योंकि, ये दो पॉइंट याद रखने, रसोई में काम करके लड़कियों की प्रतिभा समाप्त हो जाती है। ऐसे उनके पिताजी को लगता है कि अगर लड़कियां रसोई में काम करेंगी तो उनकी प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट, अगर लड़कियां रसोई में काम करेगी तो उनकी प्रतिभा समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, अगर लड़कियां रसोई में काम करेंगी तो उनकी क्षमता कहते हैं एक प्रकार से, मतलब क्या है, किसी काम को करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, मतलब वो समाप्त हो जाती है। तो आपने दो वर्ड याद रखने, एक तो प्रतिभा और एक क्षमता, बाकी सेंटेंस सेम ही है कि रसोई में काम करके लड़कियों की प्रतिभा समाप्त हो जाती है, रसोई में काम करके लड़कियों की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे उनके पिताजी का मानना था। तो उनके पिताजी को लगता था कि रसोई में लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो दो वर्ड याद रखने, प्रतिभा और क्षमता, बस, बाकी सेम ही है। अगला है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। मतलब ऐसी क्या बात होती है कि लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा है ना अपने कानों पर, उसने कुछ ऐसा सुना और ऐसा देखा है कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह हकीकत है। क्या घटना हुई थी, देखिए, बहुत इजी है। एक बार लेखिका के पिताजी स्कूल जाते हैं, एक बार लेखिका के पिताजी स्कूल जाते हैं, पूर्ण विराम, वहां उन्हें पता चलता है कि लेखिका के एक इशारे पर सारी लड़कियां नारे लगाने लगती है। अब जो लेखिका थी कहीं ना कहीं वो अगर एक बार कह दे तो सारी लड़कियां जो है नारे लगाने लगती थी, क्योंकि जो लेखिका थी वो देश प्रेम की भावना उसके अंदर थी, वो नारे लगाती थी, जुलूस निकालती थी, हड़ताल करवाती थी, लड़कों के साथ भी घूमकर नारे लगाती थी, ऐसी थी लेखिका। तो एक बार लेखिका के पिताजी स्कूल चले जाते हैं और वहां उनको क्या पता चलता है कि उनकी बेटी के एक इशारे पर सारी लड़कियां नारे लगाने लगती हैं। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद लेखिका के पिताजी घर आते हैं और खुश होकर ये सारी बातें लेखिका की मां को बताते हैं। यही है मेन लाइन। लेखिका के पिताजी फिर घर आते हैं और खुश होकर ये सारी बातें उसकी मां को बताते हैं। तो लेखिका जब अपने पिताजी को खुश देखती है और उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनती है तो लेखिका को इस पर विश्वास नहीं होता। तो समझ में आ गया कि एक बार लेखिका के पिताजी स्कूल जाते हैं, वहां उन्हें पता चलता है कि लेखिका के एक इशारे पर सारी लड़कियां नारे लगाने लगती है। तो जब वो घर आते हैं तो खुश होकर ये सारी बातें क्या है लेखिका की मां को बताते हैं, मतलब अपनी पत्नी को लेखिका की मां को बताते हैं। तो जब लेखिका ये चीज सुनती है और अपने पापा को खुश देखती है तो उसको विश्वास ही नहीं होता कि मेरे पिताजी मुझसे इतना खुश हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका की अपनी पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब लेखिका की अपने पिताजी से किस बात में विचारों की टकराहट होती थी, कौन से थॉट थे जो उसके पिताजी से लेखिका के नहीं मिलते थे। ठीक है, तो देखिए, लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका घर के अंदर रहकर ही सारे काम करे और उनका नाम करे। मतलब लेखिका के पिताजी ये तो चाहते थे कि मेरी बेटी
मेरा नाम करे, लेकिन घर के अंदर रहकर ही। अब घर के अंदर रहकर तो किसी का नाम भाई नहीं हो सकता। तो लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका घर के अंदर रहकर ही सारे काम करे और उनका नाम करे, ठीक है। वह नहीं चाहते थे कि लेखिका घर के बाहर जाए और नारे लगाए, मतलब उनको लड़कियों का बाहर जाना पसंद नहीं था। जबकि लेखिका नारे लगाती थी, भाषण देती थी, जुलूस निकालती थी, हड़ताल करवाती थी, लड़कों के साथ घूमती थी, तो उनके पिताजी को चीज पसंद नहीं थी। और इसी बात पर दोनों की क्या होती थी, विचारों की टकराहट होती थी। तो आप समझ गए कि लेखिका के पिता ये नहीं चाहते थे कि लेखिका घर के बाहर जाए, नारे लगाए, भाषण दे, लड़कों के साथ घूमे। जबकि लेखिका जो थी वो नारे लगाती थी, भाषण देती थी। तो इस बात पर कहीं ना कहीं दोनों के विचार नहीं मिलते थे। अगला है, इस आत्मकथ्या के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य, परिदृश्य का मतलब होता है स्वतंत्रता आंदोलन के समय चारों ओर का दृश्य क्या होता है, और उसमें मन्नू भंडारी जी की भूमिका को भी बताना है कि लेखिका की क्या भूमिका थी स्वतंत्रता आंदोलन में, और स्वतंत्रता आंदोलन का दृश्य बताना है कैसा होता है। तो बहुत आसान है ये प्रश्न, इतना आसान लिखा है ना मैंने। तो पहले हम बताएंगे स्वतंत्रता आंदोलन का परिदृश्य। परिदृश्य का मतलब होता है चारों ओर का दृश्य। तो आपको पता है जब स्वतंत्रता आंदोलन चलता है तो चारों तरफ कैसा माहौल होता है। पहला, लोग हड़ताल कर रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे, लोग आंदोलन कर रहे थे और लोग भाषण दे रहे थे। यही तो होता है जब स्वतंत्रता आंदोलन में क्या होता है, यही तो होता है। लोग हड़ताल करते हैं, नारे लगाते हैं, आंदोलन करते हैं, भाषण देते हैं, और एक और पॉइंट लिख दो, क्या बोलते हैं, रैली निकालते हैं। नहीं होता। अब इसमें लेखिका की क्या भूमिका थी, मन्नू भंडारी की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका कुछ नहीं करना आपने, वही पॉइंट है। देखो उसके आगे लिख देना है वह हड़ताल कर रही थी, वह नारे लगा रही थी, वह आंदोलन कर रही थी, वह भाषण दे रही थी, वह रैली निकाल रही थी। पांचों पॉइंट सेम है, बस इसमें क्या कर देना है, देखिए लोग 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 ये कर देना है और यहां कर देना वह सेम ही है। ऊपर स्वतंत्रता आंदोलन का दृश्य है और नीचे लेखिका की भूमिका है, एक ही जैसे हैं। तो बहुत आसान है। अगला है, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे बहुत सारे खेल खेले, परंतु लड़की होने के कारण उसका दायरा घर तक सीमित था। वही मतलब उसने खेल तो बहुत सारे खेले, अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग भी उड़ाई, लेकिन उसका दायरा, उसके पिताजी क्या चाहते थे, घर की चार दीवारी तक। मतलब उसको इतनी फ्रीडम देने के चक्कर में नहीं थे। मतलब तो क्या मतलब आज के समय का दायरा भी ऐसा ही है, मतलब ठीक है, ये बताना है कि परंतु लड़की होने के कारण उसका दायरा घर तक सीमित था। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या आज भी मतलब लड़कियों की यही स्थिति है। ठीक है, तो ये है। तो आज आप लिखेंगे कि आज का समय काफी हद तक बदल चुका है। इसका आंसर तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। आज कहां है ऐसी स्थिति, आज की लड़कियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हैं। तो आज का समय काफी हद तक बदल चुका है। आज की लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है। आज लड़कियां डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इसमें औरत की तारीफ करनी है, और वो फैक्ट है कि आज का समय धीरे धीरे बदल चुका है। पूरा नहीं बदला 100%, लेकिन आज का समय काफी हद तक बदल चुका है। आज की लड़कियां स्वतंत्र हैं, वो हर वो काम कर रही हैं जो एक लड़का कर सकता है। वो डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, पुलिस है, और नीचे लिख देना है कोटेशन कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आज एक औरत का दायरा घर की चार दीवारी तक नहीं है, आज की औरतें स्वतंत्र हैं। उसके बाद लिखेंगे आप, अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल सही बात है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। पड़ोस कल्चर का मतलब क्या होता है, पड़ोस कल्चर का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करने की भावना। यही तो होता है पड़ोस कल्चर, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के दर्द को समझना। लेकिन महानगरों में रहने वाले लोग, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, उनको पड़ोस कल्चर नसीब नहीं होता। तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, महानगरों में रहने वाले लोग मतलबी होते हैं, सारे नहीं पर अधिकतर। महानगरों में रहने वाले लोग मतलबी होते हैं, पूर्ण विराम। वे केवल अपने बारे में सोचते हैं, पूर्ण विराम।
वे अपने पड़ोस के लोगों की मदद नहीं करते हैं, उन्हें पड़ोस के लोगों से कोई मतलब नहीं होता। आपने देखा होगा बाहर फ्लैट में रहने वाले लोगों को यह भी नहीं पता होता हमारे पड़ोसी कौन है, ज्यादा एक दूसरे के घर नहीं जाते। और गांव में क्या होता है, गांव में हमारे यहाँ दाल बनती है तो हम लोग क्या करते हैं, पड़ोस से चेंज भी कर देते हैं। आज मेरे यहाँ इस चीज की दाल बनी है, मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं पड़ोस वालों के यहाँ से गिलास में जाता हूं और चेंज करके ले आता हूं। तो जनरली ये होता है, मतलब अब आस पड़ोस हैं तो हमारे यहाँ चीजें क्या होती है, मतलब उनका बंटवारा होता है। लेकिन शहरों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन गांव के कंपैरिजन में शहरों में रहने वाले लोगों को केवल अपने से मतलब होता है ना। वो किसी के दुख दर्द को नहीं समझते, मतलब अपने पड़ोसी के दुख दर्द को नहीं समझते। उन्हें केवल अपने आप से मतलब होता है, वे केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं। इसलिए महानगरों में रहने वाले लोग पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। पड़ोस कल्चर का मतलब वही है, एक दूसरे की मदद करने की भावना होना, वही पड़ोस कल्चर है। लेकिन महानगरों में रहने वाले लोगों को केवल अपने से मतलब होता है। वो अपने पड़ोसी के दर्द को नहीं समझते, मुसीबत में उनकी मदद नहीं करते, वो केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए महानगरों में रहने वाले लोग पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड में, तो सीबीएसई बोर्ड में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, इनमें से क्षितिज में से, और 2 नंबर में 25 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो एक्स्ट्रा लिख के कोई फायदा नहीं है, वो टाइम की बर्बादी है। जब 25 वर्ड लिखने हैं तो उसके आसपास ही लिखने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।